तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो तीसरी चिट्ठी इंदिरा गांधी के लिए लिखी थी, उसका नाम है, उसका टाइटल है ज़मीन कैसे बनी। तो इस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि तुम जानती हो कि ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है और चांद ज़मीन के चारों तरफ घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो ज़मीन की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो ये सब हमारी ज़मीन को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद ज़मीन का उपग्रह कहलाता है, सैटेलाइट, और ग्रह को हम लोग प्लैनेट कहते हैं ना। तो इसलिए कि वह ज़मीन के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का, और सूरज इन सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, दादा है, या कह लो पिता है। तो इसीलिए इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी सितारे हैं। तो क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारों में क्या फ़र्क है? ग्रह हमारी ज़मीन की तरह, धरती माता की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नज़र आते हैं क्योंकि ज़मीन से उनका फासला, उनकी दूरी कम है। तो ठीक ऐसा ही समझो जैसे चाँद, जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे नज़दीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है, लेकिन सितारों और ग्रहों को पहचानने का असली तरीका ये है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। ये बड़ा आसान सा तरीका है सितारों, तारों और ग्रह, स्टार्स और प्लैनेट के बीच में डिफरेंशिएट करने का। सीधी सी बात है, सितारे जगमगाते हैं और ग्रह नहीं जगमगाते। इसका सबब, इसका कारण ये है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, है ना। वो उनके पास अपनी रोशनी नहीं होती, बस वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है, सूरज की रोशनी की है। असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। वे बेहद गर्म जलते हुए गोले हैं जो आप ही आप चमकते हैं, अपनी ही रोशनी से चमकते हैं। वो बल्ब की तरह से हैं, है ना, वो रोशनी देते हैं। दरअसल सूरज खुद एक सितारा है। हमें यह बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है इसलिए क्योंकि ज़मीन से, पृथ्वी से उसकी दूरी और सितारों से कम है। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि सूरज जो है वो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का सितारा है, तारा है। तो इससे अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी ज़मीन भी सूरज के परिवार में और सौर जगत में है, सोलर सिस्टम में है। हमारी पृथ्वी भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हम समझते हैं कि ज़मीन बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी चीज़ को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज़ गाड़ी या जहाज़ पर बैठो तो उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीने लग जाते हैं। लेकिन हमें चाहे यह कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में यह धूल के कण की तरह हवा में लटकी हुई है, अंतरिक्ष में लटकी हुई है। हवा में लटकी हुई कहना ठीक नहीं होगा, अंतरिक्ष में, स्पेस में लटकी हुई है। सूरज भी इसी तरीके से स्पेस में लटका हुआ है ना। बाकी के सारे सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं वो भी इसी तरीके से लटके हुए हैं, चाहे वो मंगल हो, बुध हो, शनि हो, बृहस्पति हो। तुम्हें सारे ग्रहों के नाम तो याद है ना? एक बार बोलो तो सही। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, है ना, शनि, और हम लोग बोलते हैं ना अरुण, वरुण, यूरेनस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं अरुण, वरुण, नेपच्यून भी तो है। तो सूरज जमीन से, पृथ्वी से करोड़ों मील दूर हैं और दूसरे सितारे इससे भी ज़्यादा दूर हैं। ज्योतिषी या वे लोग जो सितारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी ज़मीन और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे, है ना। तो आज कल की तरह उस समय में भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म गोला था। जलती हुई धातु, मेटल, याद रखना इस बात को। तो किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर अंतरिक्ष में निकल पड़े।
लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग ना हो सके। वे इस तरह सूर्य के गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध कर रखा है। यह विचित्र शक्ति जिसको मैंने रस्सी से कंपेयर किया है, मिसाल दिया है, यह एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों की तरफ खींचती है। यह वही ताकत है जो वजनदार चीज़ों को ज़मीन पर गिरा देती है। हमारे पास ज़मीन ही सबसे भारी चीज़ है, पृथ्वी ही सबसे भारी चीज़ है, और इसीलिए वह हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। तो बच्चों, पृथ्वी के अंदर ये जो शक्ति है, ये जो ताकत है, जिसके ज़रिए वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, इसी को तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसका पता आइजक न्यूटन ने लगाया था। तो एक्चुअली में ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति सिर्फ पृथ्वी के पास नहीं है, ये आसमान में, अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं, सितारे हैं, है ना, आसमान में जितने भी तरह के पिंड हैं, जो भी हेवनली बॉडीज हैं, सब के अंदर है। वो उसकी साइज, उसकी मास के हिसाब से किसी के पास में ये शक्ति कम है तो किसी के पास में ज़्यादा है। तो इसी तरह हमारी पृथ्वी भी सूरज से निकल भागी थी। उस ज़माने में यह बहुत गर्म रही होगी, इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत ही गर्म रही होगी, लेकिन सूरज से बहुत ही छोटी होने के कारण वह जल्द ही ठंडी होने लगी। सूरज की गर्मी भी दिन दिन कम होती जा रही है, लेकिन उसे बिल्कुल ठंडे हो जाने में लाखों बरस लगे होंगे, करोड़ों वर्ष लगे होंगे। जमीन के ठंडे होने में, पृथ्वी के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे। जब यह गर्म थी तब इस पर कोई भी जानदार चीज़, कोई भी लिविंग थिंग, जैसे कि आदमी, जानवर, पौधा या पेड़ा, ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ पौधे, ट्रीज, ये नहीं रह सकते थे। और रहने की बात तो बाद में है, पहले धरती पर इन जीवों की उत्पत्ति हो, इनका जन्म हो, तब तो सब चीज़ें जल जाती। अब क्या हुआ आगे, तो जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर जमीन हो गया, पृथ्वी हो गया, इसी तरह पृथ्वी का एक टुकड़ा टूट करके निकल भागा और वो चांद हो गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद के निकलने से जो गड्ढा हो गया वह अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत महासागर है ना। इसके बारे में कोई ठोस बात मैं अलग से तुम्हें बताऊंगा। तो मगर पृथ्वी को ठंडे होने में भी बहुत बरस लग गए। तो धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी तह तो ज़्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों-ज्यों तुम नीचे उतरोगी तो गर्मी बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह पर खड़े हैं जो कि ठंडी है, और जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के केंद्र में, उसके कोर में जाते रहते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है। तो शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें पृथ्वी जो है वो अंगारे की तरह जलती हुई मिलेगी, वैसे ही जैसे कि सूरज जल रहा है। तो आगे चल कर के चांद भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। वह पृथ्वी से भी ज़्यादा छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में पृथ्वी से भी कम समय लगा होगा। तुम्हें उसकी ठंडक कितनी प्यारी लगती है। उसे ठंडा चांद ही कहते हैं। शायद वह बर्फ़ के पहाड़ों और बर्फ़ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है, ऐसा कहते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आज की बात करें तो साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह का स्पेसक्राफ्ट बना लिया है जिसके ज़रिए वो चांद पर जाकर के देख चुके हैं। तो अभी तो उन्हें बर्फ़ के पहाड़ नहीं मिले हैं, है ना। अभी तो चांद कुछ एक रेतीली ज़मीन की जैसे दिखता है, और कहीं कहीं पर उसमें छोटे छोटे गड्ढे हैं, क्रेटर हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि चांद का जो हिस्सा हमें दिखता है, हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। चांद का जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता, जो अंधेरे वाला हिस्सा है, उस तरफ में और भी चीज़ें हो सकती हैं। शायद वहाँ पर जमी हुई बर्फ़ हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आगे चल कर के जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह जम कर के पानी बन गई और शायद मेघ बन कर के बरस पड़ी। तो उस ज़माने में, उस समय में बहुत ही ज़्यादा पानी बरसा होगा, और यह सब पानी ज़मीन के बड़े बड़े, पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया होगा, और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बने होंगे। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक, है ना, ये सारे के सारे।
तो ज्यों-ज्यों पृथ्वी ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों-त्यों दोनों जानदार चीज़ों के रहने लायक होते गए, है ना? पृथ्वी का ठंडा होना और समुद्र का ठंडा होना धीरे-धीरे इस चीज़ की पॉसिबिलिटी के कंडीशंस तैयार करता गया, जिस पर जीवों का जन्म हो सकता था, जीव रह सकते थे, एज लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स। तो अब इसके आने वाले अगली चिट्ठी में मैं तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे पृथ्वी पर जानदार चीज़ों की उत्पत्ति हुई, किस तरह से पृथ्वी पर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स का, बर्ड्स का, प्लांट्स की उत्पत्ति हुई, इनका जीवन कैसे शुरू हुआ। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ में ही ये तीसरी चिट्ठी जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को, अपनी बेटी को लिखा था, ये ख़त्म होती है। अगले लेक्चर में हम लोग ये लेकर के आएंगे कि पृथ्वी पर जीवित चीज़ों की, है ना, लिविंग थिंग्स की उत्पत्ति, उनका जन्म, उनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसमें हम लोग ये भी छोटी सी कहानी पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग पृथ्वी पर कैसे जन्मे, बाकी सारे जानवर, शायद डायनासोर के बारे में भी और पेड़ पौधों के बारे में भी। तो आप सब बच्चे मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, कमेंट ज़रूर लिखना और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो। इसमें मैं पढ़ाई के साथ साथ साइंस के भी काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और उसके बारे में लेक्चर देने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप साइंस की भी कई सारी बातें बहुत ही सिंप्लीफाइड, सरल भाषा में, सरल तरीके से सीख पाओगे। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग, जल्दी मिलते हैं।